हेलो गाइस, मैं विकास। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब ये टॉपिक को लेने के पीछे जो न्यूज़ है वो ये है कि रिसेंटली आपको पता होगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 साल कंप्लीट हो गए हैं और इसके कुछ भी क्रिटिसिज्म भी चलते रहते हैं। ये न्यूज़ में रहती ही है, इसलिए इसको ज़रा देख लेते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले पार्लियामेंट कमेटी के बारे में देख लेते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कितनी सारी कमेटी हैं। पहले तो ये है कि फाइनेंशियल कमेटीज़ होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडो कमेटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी वो होती है जो थोड़ी परमानेंट होती है। एडो कमेटी वो होती है जो स्थायी होती है, जो मतलब नॉन परमानेंट होती है। फाइनेंस कमेटी के अंदर आपको 3 कमेटी देखने को मिलेगी: एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इनमें डिफरेंस जो है वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले अभी थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी हमारी सबसे पुरानी कमेटी है। अगर कोई पूछे ना कि आपसे सबसे पुरानी कमेटी का नाम बताओ इंडिया की, तो बेझिझक होकर बता देना पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये 1921 में बनी थी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में। इस एक्ट का दूसरा नाम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी है। इस एक्ट से 10 साल पहले एक और एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। उसका नाम मोरले मिंटो रिफॉर्म था। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताना कि इसके अंदर वाइस रॉय कौन है और सेक्रेटरी कौन है। इस कमेटी के अंदर 22 लोग होते हैं। 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से इलेक्टेड होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से। और जो चेयरमैन होता है वो इन्हीं के मेंबर्स के अंदर से होता है और उसको स्पीकर अपॉइंट करता है। इस कमेटी के पहले चेयरमैन जो थे वो W.M. हेले थे और भूपेंद्र नाथ मित्र जो थे वो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, मतलब वही चेयरमैन। और लियाकत अली खान इसके लास्ट प्रेसिडेंट थे। और आपको एक बात और बता दूं मैं, 1966 या 67 तक तो जो है वो इसके चेयरमैन जो है वो रूलिंग पार्टी के होते थे। लेकिन उसके बाद से कन्वेंशन को चेंज कर दिया गया है 1967 के बाद से। अब जो इसका जो मेंबर ओ सॉरी चेयरमैन होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है। और आज के टाइम पे जो चेयरमैन है वो है अधीर रंजन चौधरी और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। सरकार के जो भी खर्चे होते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, एनुअल फाइनेंस अकाउंट के अंदर या बाकी जो भी अकाउंट है उनके अंदर, उन सबको एग्जामिन करने के लिए इस कमेटी को हर साल सेटअप किया जाता है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि इस फंक्शन क्या क्या है। इसका पहला फंक्शन तो यही है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी होती है सरकार के और कैग की जो रिपोर्ट होती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, इसको स्क्रूटाइज करने का। और दूसरा पॉइंट तो यही है कि जो भी सरकार के या स्टेट कॉरपोरेशन के जो इनकम होती है कहाँ से आती है और जो खर्चा होता है वो सब, और बाकी किस किस का, ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ का, इन सबको क्या करती है, जो स्टेटमेंट आती है उनको एग्जामिन करती है। कई बार सरकार का क्या होता है, ट्रेडिंग भी करती है और मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो भी आती है, प्रोजेक्ट होते हैं या कोई शेयर मार्केट के अंदर जो बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, उन सबको भी एग्जामिन करने का काम किसका होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर और फाइनेंस अकाउंट के अंदर, तो यहाँ डाउट क्लियर कर लेते हैं एक बार। अप्रोप्रिएशन एक्ट जो होता है वो एक्सपेंडिचर साइड को शो करता है, मतलब सरकार जो खर्चा करेगी ना उसको शो करता है। लेकिन फाइनेंस एक्ट जो होता है वो इनकम साइड को शो करता है, जैसे कि टैक्सेस हुआ, जो भी बजट के अंदर जो टैक्सेस होते हैं वो। और एक बार जो अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया उसके बाद कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट होता है उसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है, जो टैक्स होते हैं उनको घटाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब पता है कि उसके में अमेंडमेंट नहीं हो सकता, तो सरकार की पहले से ही क्या करती है, जो एक्सपेंडिचर उसको एक्स्ट्रा बढ़ा के रखती है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब तक अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और एक बात और, अगर मान लो कोई आपदा आ गई या कोई एकदम से खर्चा करना पड़ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रावधान है कि लोकसभा एडवांस में उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ पैसे एडवांस में ले सकती है। उस एडवांस में लिए गए पैसे को वोट ऑन अकाउंट बोला जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो इसकी यही है कि ये चेक एंड बैलेंस रखती है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के ऊपर जो भी सरकार के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। और ये टाइम टाइम पर रिकमेंडेशन दी जाती है ताकि जो हमारी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो एफिशिएंट तरीके से हो और स्पीडी हो, जल्दी से जल्दी, और इकोनॉमिकल हो। ये एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराती है पब्लिक मनी को लेके, ताकि जो खर्चा है वो वेस्ट तरीके से ना हो। अब ये वही बात होगी कि बिल्ली को अगर दूध की रुखाड़ी रखोगे तो दूध को पिएगा कौन। मतलब जो पैसे को घपला करते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं, अब उन्हें ही अकाउंटेबल ठहरा दोगे तो वेस्ट जो होगा वो कम से कम होगा।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत लाभदायक होती है। किनके लिए? जो लोग पॉलिसी बनाते हैं और हमारे जैसे लोग, मतलब आम जनता। क्योंकि आम जनता के लिए ये रिपोर्ट इसलिए लाभदायक है क्योंकि हम अपने नेता से पूछ सकते हैं कि तुमने ये पैसे लिए लेकिन ये काम क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी इसकी इम्पोर्टेंस थी। अब इस चार्ट को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल कमेटी तीन तरह की होती है: एस्टीमेट, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी तो हमने पढ़ ली, बाकी इन दोनों को और देख लेते हैं। एस्टीमेट कमेटी जो होती है वो 1950 के अंदर बनी थी, उसके अंदर 30 मेंबर होते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी हमने देख ली 1921 के अंदर बनी थी और इसके 22 मेंबर होते हैं। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964 में बनी थी, किसकी रिकमेंडेशन पे? कृष्णा मेनन की। 22 ही मेंबर होते हैं इसके अंदर भी, 15 लोकसभा के अंदर और 7 राज्यसभा के अंदर। एस्टीमेट कमेटी जो होती है वो बजट के ऊपर डिटेल एनालिसिस करती है। पीएसयू की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करने का काम किसका है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। और एक बात और, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के तहत रिव्यू के अंदर आती हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर सकती, मतलब उसको एग्जामिन नहीं कर सकती। अब चैलेंजेस देख लेते हैं कि इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है। पहला तो चैलेंज ये है कि टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते। आपको पता है इसके जो मेंबर्स होते हैं 22 मेंबर, वो सारे के सारे एमपी होते हैं। इनको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। ये तो अपनी घूमते रहते हैं ना, पार्टी में, रैली में पॉलिटिक्स करते रहते हैं, तो ये काम कब से करेंगे। और दूसरी बात, कैग की रिपोर्ट जो है वो बहुत धीरे आती है, जिसकी वजह से इसकी रिपोर्ट डिले हो जाती है। तीसरा पॉइंट, जो इसको रिकमेंडेशंस हैं वो सारी एडवाइजरी हैं। ऐसा नहीं है कि इसने रिकमेंडेशन दे दी और सरकार को माननी ही पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, एडवाइजरी है। चौथा पॉइंट, कोई टाइम स्लॉट नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर कि इसकी जो रिकमेंडेशन आती है उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो। पांचवा, बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं ब्यूरोक्रेसी वाले लोग, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं मिनिस्ट्रीज़ के, वो इन रिपोर्ट को पढ़ते तक नहीं है कई बार तो। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या क्या है। पहला तो यही है कि पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करना है कैग की अपॉइंटमेंट करने से पहले। आपको पता है कैग का जो है वो आर्टिकल 148 के अंदर आता है। और दूसरा, कैग की जो भी अकाउंटेबिलिटी है वो लेजिस्लेचर के थ्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कैग अपनी मस्ती में लगा हुआ है, सरकार के थ्रू पार्शियल है, नहीं। और जो कैग की जो रिपोर्ट है वो जल्दी से जल्दी आनी चाहिए ताकि इसकी रिपोर्ट डिले ना हो। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को है सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। सो मोटो का मतलब होता है अपने आप, अपनी मर्जी से। ठीक है, सो मोटो एक्शन लेना चाहिए पब्लिक इशूज़ को और गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को, और एग्जामिन करना चाहिए कि सरकार कुछ गलत तो नहीं कर रही, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही पैसा लेके। और पार्लियामेंट के अंदर कुछ ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए, लगभग कम से कम 1.5 से 2 घंटे का तो डिस्कशन होना ही चाहिए एक हफ्ते के अंदर। पाँचवा पॉइंट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो रिपोर्ट होती है फाइनलाइज करने से पहले जनता के सामने रखनी चाहिए और देखिए जनता क्या रिएक्शन देती है उन रिकमेंडेशंस के ऊपर। छठा पॉइंट, जो रिकमेंडेशंस होती है उन्हें बाइंडिंग करना चाहिए। फ़ायदा क्या हुआ जब वो इतनी सारी मेहनत करके अगर वो रिपोर्ट बना देते हैं और फिर आखिरी में सरकार उसे ठुकरा देती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सातवां पॉइंट, एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी हेल्प ले लो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये काम करना चाहिए। लेकिन अब क्या है, सारे एमपी है तो बाहर से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो आता नहीं है। जो इन काम में माहिर हो उसकी मदद लेनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आराम से रहिए। जय हिंद।